कैसे रिएक्शन हमारा जो फूड न्यूट्रिशन के थ्रू आता है and that is in that already has been in a broken down form, amino acids, glycerol, fatty acids, और ये जो फॉर्म्स होते हैं उसमें इट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं एंड थ्रू दोज ब्लड वेसल्स इट गेट्स spread across the entire length and width of the body to each and every cell, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, the digested compounds from coming from the food, they're further broken down inside the cell. और जो ब्रोकन डाउन प्रोसेस है उसके कुछ मैंने 2-3 फॉर्म बताए थे कि अल्टीमेटली इससे कार्बन 6 यानी ग्लूकोज कंपाउंड होता है विच इज ग्लूकोज, that is broken down into what we call as a cytoplasm, into a carbon-3 structure which is pyruvate, और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, that's one, and ultimately this is a transit, you can say एक transient form है which is further broken down in multiple ways. और ये जो मल्टीपल वेज हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर जाते हैं यानी अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे ऑर्गेनिज्म से देखते हैं जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में तो यहाँ पे ये इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल प्लस एनर्जी रिलीज होती है इसमें भी, और एक होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में, जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है प्लस अगेन एनर्जी, और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है which is what mostly happens in the case of animals and human beings, जितने भी terrestrial aquatic animals हैं उनमें जो होता है that is in the presence of oxygen, तो इसको हम बोलते हैं aerobic respiration. This is aerobic, AEROBIC, and that gives ultimately, यानी ये कार्बन 3 compound in presence of oxygen, this is of O2, it gets broken down into carbon dioxide plus water plus energy, और ये जो एनर्जी होती है इमीडिएटली जो रिलीज होती है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP बेसिकली, यानी ये क्रिएटेड तो होते ADP फॉर्म है बट इट गेट्स transformed into ATP, which is adeno diphosphate and adeno triphosphate, and this is how it is actually stored at a cellular level. तो जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो इसको पैकेट खोला, काम करा और उतनी ही एनर्जी रिलीज हो। ऐसा नहीं है कि आपने एनर्जी तो बनाई और उस सारी की सारी अभी की अभी यूज करनी है। यू मे नॉट बी डूइंग सम वर्क, कभी कभी आप ज्यादा वर्क कर रहे हो, आपने जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है, तो एवरी डे यू आर स्पेंडिंग, you have a lot of muscles which undergo a lot of stress when you're putting on the weight, and तो उस situation में there is more need of this energy to repair and do the maintenance work. जब आप काम कंपोज लाइफ, तो हो सकता है I mean इतना जितनी भी लो एनर्जी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो आप उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स ऑलरेडी देयर। तो दिस इज हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से लेके एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो इसमें जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट का हमारे जो काम की चीज है वो है ये वाला पार्ट, which is what happens in case of human beings and all terrestrial animals, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में carbon compound gets broken down into what you see, carbon dioxide, water and energy. तो ये इनपुट है
और ये आउटपुट निकल के आता है ऑफ दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो अब ये रेस्पिरेशन का जो आउटपुट है, एनर्जी तो स्टोर हो गई, वाटर कंज्यूम हो जाता है बॉडी की रिक्वायरमेंट पे, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ थिंग विच आवर बॉडी नीड्स अ होल लॉट ऑफ। तो इट नीड्स टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, राइट। और ये ऑक्सीजन भी लेके आनी है। तो है क्या कि जो ऑक्सीजन का इनपुट है उसका प्रोसेस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आई गेव यू अ स्लाइट हिंट ऑल्सो, Yes, sir. Yes, है ना, you did. कि इट्स थ्रू डिफ्यूजन, सेल्यूलर डिफ्यूजन। अगर कोई इंडिविजुअल सेल लेवल पे है, प्लांट्स के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि आपके जो लीव्स होते हैं दे गॉट पोर्स, उसके ऊपर पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, एंड दे आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। जब जो काम करना है तभी उस हिसाब से वो इनपुट, या तो वो इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर रहे हैं। they do that common through the same pores। जब उनको you can say when they need when photosynthesis happens during the daytime, so they need carbon dioxide plus water, and उस चीज के लिए भी these pores are needed। So they will open up and absorb a lot carbon dioxide from air, water from the stem, and the root वहां से travel करके मिल जाता है, and they synthesize into glucose, cellulose में वो उसको convert कर देते हैं। But when it is night, तो predominantly उस समय पे transpiration ही हो रहा है, respiration में carbon dioxide ही generate हो रही है। तो that is the time they would expel the excess carbon dioxide out through the same pores। तो यानी एक ही चीज से वो दोनों ही काम कर रहे हैं। इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मच सिमिलर, मच स्मॉलर, दे उनकी भी जो वॉल्स हैं उनके थ्रू ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता रहता है। बट ह्यूमन बॉडी इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। उसमें ऐसे बिलियंस ऑफ सेल्स बने हुए हैं, एक के बाद एक जुड़ के हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। तो उसमें हर चीज आपकी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज भी नहीं है। only a fraction of the body cells are exposed to the air। तो हर चीज मतलब थ्रू द सेल्यूलर डिफ्यूजन इस तरीके से नहीं वर्क करती हर केस में। तो what we have is the whole respiratory system prevalent। तो अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें भी देर आर वेरिएशन। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में वी नो we breathe through our nose and the air, oxygen goes into our lungs, and from there it is distributed inside। but जो वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें क्या है, वाटर के अंदर ऑलरेडी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड। तो व्हाट हैपेंस इज उनका जो respiratory system है that is slightly you can say a little different। they cannot afford to hold that much of oxygen inside। तो उनके lungs जैसा concept नहीं है। तो वहां पर they have gills where they take oxygen which is dissolved in water, and already they circulate it, allow it to pass through what they have called as gills। and gills is nothing but you can say a modified version of जैसे lungs होते हैं। so they allow that water to pass through them। in the same process the oxygen gets filtered and absorbed to be taken into the rest of the body। so उनका process इस तरीके से work करता है। and especially because of the fact that their respiratory system, because of the amount of oxygen which is in water is reduced, so they need to pump in more। यानी उनका अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा मेहनत करानी पड़ती है in order to acquire sufficient amount of oxygen necessary for their body। तो उनके जो पंपिंग मैकेनिज्म है दैट और द अमाउंट, द फ्रीक्वेंसी विद विच दे इनटेक ऑक्सीजन is much more than what happens in case of animals like human, terrestrial animals or humans। basically हम लोग भी इसी कैटेगरी में ही हैं, no surprises। ठीक है। तो
अब humans का especially how it is designed is an interesting thing in itself. Maybe it is due to evolution, maybe over a period of time. तो सबसे पहले क्या है, आपके नोज इन्वॉल्व हो जाती है. So let's begin. What are the part of the respiratory system? जिस फॉर्म में ये ऑक्सीजन का इंटेक होता है. तो सबसे पहले आपकी नोज है, और नोज के अंदर भी what we have is सब part which is you can say nostrils हैं, जो एक तरीके से एक चैनल टाइप का बना दिया है, through which you can take oxygen या एयर को आप लेते हो, which has oxygen in it. फिर ये जो nostril का जो पार्ट है, इसके अंदर you have what we call as hairs or ciliary hairs, ciliary, and there is also what we have somewhat mucus. Mucus हमारी बॉडी में. तो ये नोज के अंदर आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीज है, मतलब दिस इज द एक्सटर्नल फॉर्म विच यू सी थ्रू विच यू टेक इन ऑक्सीजन. सीलियरी हेयर का काम यही है कि हमारे जो एयर के अंदर जितनी भी डस्ट, इम्प्योरिटीज, स्मेल और उससे रिलेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको ये रोक लेते हैं. दिस अलॉन्ग विद द म्यूकस. म्यूकस का भी काम यही है, एंड ऑल्सो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. म्यूकस इज a protection. Mucus is also there in our throat, saliva. That is also anti, you can say, bacterial. Bacteria को ज्यादा grow नहीं करने देता. It has that. It is also present in our inside our nostrils. It is also even present in our stomach, because there also the food which we take in lands up, and if there are some kind of bacteria in it, it gets. Mucus is a protection during that. कई बार जो एसिड भी होता है, एक्सेस एसिड जो हमारे बॉडी में है, उससे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना हो, तो उसके लिए भी म्यूकस प्रोवाइड्स ए सेफ गार्ड. तो ये चीजें हमारे नाक के अंदर है. अब नाक के बाद फर्दर इट गोज इनटू द इनसाइड विच इज व्हाट वी कॉल एज द थ्रोट. तो वो थ्रोट के थ्रू throat के भी further parts हैं. I think that what we call as larynx, pharynx, and then after that you have what we call as the windpipe, or what we call as trachea. बेसिकली जितना भी एयर जाता है एज ई थ्रोट में ये वाला पार्ट आता है, अपर पार्ट लैरिंग्स. उसके नीचे ये जो एडम्स एप्पल बोलते हैं, दैट इज द फैरिंग्स. एंड देन यू हैव द विंड पाइप, जो इसके नीचे जो पार्ट है, एंड यू कैन टच एंड सी दैट देयर आर सम रिजेस अराउंड. तो ये जो रिजेस होती है, इट इज नथिंग बट सम टिश्यू जो एक रिंग्स के फॉर्म में होते हैं. ऑलराइट, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है. इज इट विजिबल? Yes, sir, it's visible. ओके. सो जैसे ये जो डायग्राम, इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, तो व्हाट यू आर सीइंग इज कि ये थ्रोट का ये जो पार्ट है, दैट इज द यू कैन से अपर पार्ट. यहाँ पे pharynx, एंड दिस इज योर एडम्स एप्पल विच इज larynx. और ये विंड पाइप है जिसको मैं अभी वी वर रेफरिंग टू, विच इज कॉल्ड एज ट्रैकिया. Yes, sir. तो ये जो रिंग जैसे दिख रहे हैं, this allows this breathing canal to stay in this form. यानी इसके शेप को मेंटेन करने के लिए विंड पाइप के ये रिजेस है. दिस इज लाइक ए स्लाइटली हार्ड वर्जन, यू कैन से, थोड़ा मजबूती देने के लिए. अदरवाइज होगा क्या कि दिस वुड कोलैप्स. इसकी वॉल्स जो है उसके अंदर जो सॉफ्ट कार्टिलेज है, इट वुड कोलैप्स. उसको सपोर्ट देने के लिए दिस रिजेस लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. ठीक है. Yes. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज जो एयर इनटेक होता है, इट गोज थ्रू दिस यू कैन से ब्रोंकियस, एक तरीके से सिस्टम which actually is in almost like inside the lung पूरा maintained है. And what does that have?
इट्स ऑल, इफ यू वांट टू इमेजिन, तो इसको आप जैसे ट्रीज प्लांट्स के अंदर कैपिलरी सिस्टम, कभी आपने यू हर्ड ऑफ हाउ कैपिलरीज आर, तो ऐसा है जैसे देयर इज अ मेन कैपिलरी जिसके थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, and then that gets distributed into finer capillaries and sub finer capillaries till it reaches each and every point inside the leaf, right? Yes, sir. तो उसी तरीके से जो एयर आप एब्जॉर्ब करते हो, इट विच एंटर्स द सिस्टम थ्रू दिस व्हाट वी कॉल एज ब्रोंकस, and this is further, you can say, subdivided into bronchioles and all the way to what we have as उसका नाम जिसे बोलते हैं alveolar structure. तो ये जो alveoli is nothing but like you can say balloons की तरीके से होते हैं. So what happens is कि जो एयर है डायरेक्टली तो आपके ब्लड में नहीं जाती, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इट नीड अ लॉट ऑफ सरफेस एरिया. जैसे हम जानते हैं कि जैसे एक क्रूड एग्जांपल इफ आई शेयर, देन यू रिमेम्बर इन ग्रेड 9 आपने सुना था कि इवेपोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए यू नीड अ लार्ज सरफेस एरिया. Yes, sir. अगर ज्यादा सरफेस एरिया होता है तो ज्यादा इवेपोरेशन होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज जितना पार्ट एक्सपोज होगा उसके थ्रू कुछ ना कुछ एटम्स ऑफ वाटर विल और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल लीव द सरफेस, राइट? Yes, sir. तो ऐसे ही अगर आपको ज्यादा एब्जॉर्प्शन चाहिए जो एयर आपने इनटेक किया, एंड डू यू सी दिस कर्सर मूविंग आल्सो ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, सो जो एयर आपने ब्रीद इन करी है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए यू नीड लार्ज सरफेस एरिया. तो ये जो एल्वियोलाई आर दीज स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर की मदद से क्या है कि मैक्सिमाइज होता है सरफेस एरिया, एंड द ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू दिस एल्वियोलाई सिस्टम इनटू यू कैन से द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि इस एल्वियोलाई इज बेसिकली कनेक्टेड टू द जो आपके ब्लड वेसल्स हैं. दीज आर लाइक कनेक्शंस बिटवीन द एक्सटर्नल, यू कैन से, वैसे तो ये इंटीरियर है, इनसाइड है हमारी बॉडी के, बट इट इज काइंड ऑफ कनेक्टेड इन अ सर्टेन वे टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एयर को सीधा एक तरीके से ये बाउंड्री है जिसके अंदर आपकी बॉडी से कनेक्शंस है, लाइक विच इज थ्रू द ब्लड वेसल्स. Okay, sir. Yeah. So Yes. in balloon-like structures basically we call them alveoli. Alveoli sac भी बोलते हैं. Sac यानी जैसे sac traditionally is a word used for बोरी. Yes. इसमें सामान स्टोर कर सकते हैं. But this is kind of like you can say इसमें air स्टोर हो जाती है. And तो इसी के थ्रू हमारा ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपल्शन होता है. तो होगा क्या कि व्हेन यू एक्चुअली ब्रीद इन करते हो तो आपके साथ क्या सिचुएशन होती है, यू नीड टू टेक इन ऑक्सीजन. तो आप क्या करते हो, आप अपने ये जो बॉडी के नीचे इस पार्ट पे एक यू कैन से पार्टीशन है विच काइंड ऑफ इज व्हाट इज अ मसल विच वी कॉल एज द डायफ्राम, जो we try and elevate it, इसको हम उठाते हैं, and then we kind of inflate our chest, हम अपने chest को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं. So this gets inflated and a lot of air can get in at that time, right? And during the reverse, which is called as the exhalation process, the opposite happens. This diaphragm is brought down, the chest is compressed, and we squeeze the lung to expel whatever air is stored inside all of these sacs to go out. क्यों? उस समय पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो we have the whole purpose of expelling it. और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो सेलुलर रिएक्शन जो हमने अभी बात करी है ऊपर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिसॉल्व रहती है, एंड दैट डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इट रीचेस द एल्वेलाई, डिफ्यूज होती है इसके थ्रू और इस सैक में आ जाती है, और देन इट इज एक्सपेल्ड.
right? And this is a continuous process of inflation and deflation, फूलना और compress होना, that goes on and on. एंड जस्ट टू हाईलाइट कि हमेशा जब भी आप डिफ्लेट करते हो यानी जब भी एक्सहेल करते हो तो भी देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर विच इज स्टिल स्टोर्ड इनसाइड, या ऑक्सीजन भी तब भी रहता है इन एल्वियोलर सैक में इवन इन द डिप्लेटेड, बिकॉज ऐसा इसका जरूरत ये है कि the entire oxygen which you inhale doesn't get absorbed in one go. आप ऐसा नहीं कि यहां से पुश करा और सारा का सारा ऑक्सीजन चला गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर. Only a part of it goes and some part remains in the lung, still in the alveoli sac. तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? उस चीज के लिए there is what we call as the residual air, यानी कुछ बचा हुआ रेजिड्यू वर्ड तो आपने सुना ही होगा. Yes, sir. है ना, जब भी किसी चीज को जला देते हैं तो नीचे कुछ शूट रह जाता है, दैट रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज रेजिड्यू. तो यानी रेजिड्यू क्या है? जब जितना आपने ऑक्सीजन लिया उसमें से कुछ तो अंदर चला गया, कुछ बच गया, फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करा, उस एक्सपेल कर दिया, तो कुछ ना कुछ फिर भी इन एल्वियोलाई सैक के अंदर एक अमाउंट ऑफ एयर और उसके अंदर ऑक्सीजन इज स्टिल रिमेनिंग, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ रेजिडुअल एयर और रेजिडुअल ऑक्सीजन विच इज देयर. तो इस प्रोसेस में हमेशा कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन चलते रहे, उस चीज के लिए ये रेजिडुअल ऑक्सीजन या रेजिडुअल एयर की रिक्वायरमेंट है. अदरवाइज अगर आपने सारा का सारा बाहर निकाल दिया तो ये सारे एल्वियोलर सैक एकदम से स्क्वीज आउट हो जाएंगे, एंड उस टाइम में कोई काम नहीं कर रहे होंगे. ये दे वुड बी लाइक, जैसे आपने कभी सॉकर बॉल के अंदर जो एक ब्लैडर होता है उसको देखा है? हैव यू सीन अ ब्लैडर इनसाइड द सॉकर बॉल? Yes, sir. तो कभी देखा है नई बॉल आती है तो वो एकदम डिफ्लेटेड रहता है, एकदम चिपके हुए उसके. हाँ, sir. तो दैट उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर एयर रहती है. इवन इफ यू टेक ए सॉकर बॉल एंड यू बाय ए न्यू वन, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एयर उसके अंदर भी रखते हैं, जस्ट सो दैट इट इज इन ए मच वो ज्यादा यूजफुल है उसके लिए. इट इज मच मोर. तो दिस इज हाउ एक्चुअली द ऑक्सीजन वुड गो. अब दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आपकी डायरेक्टली व्हाट वी कॉल एज द रेड ब्लड सेल्स, यानी हमारे जो ब्लड के अंदर भी जो एनर्जी जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उस ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए what we have is a very useful agent inside our blood which we call as hemoglobin. तो जो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड को रेड कलर मिलता है, and that has a lot of red blood cells or what we call as the red blood corpuscles. के अंदर what we have is the RBC, and blood के अंदर we have what we call as the hemoglobin. Yes, sir. So hemoglobin is you can say a compound which has a huge affinity for oxygen. यानी ये एक्सेस ऑक्सीजन जो यूटिलाइज भी नहीं हो रही उसको स्टोर कर लेता है इनसाइड दिस आरबीसी जो इसके अंदर रहते हैं. और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को ऑक्सीजन की, ये क्योंकि ये ब्लड के अंदर ही है तो इट इज ट्रांसपोर्टिंग इट ऑल द वे अराउंड. तो ऐसा है जैसे एक पानी का टैंकर घूम रहा है, जहां जहां पानी की सप्लाई चाहिए इट इज गोइंग टू गिव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी, जो इन दिस केस इज ऑक्सीजन. क्योंकि अब आप ब्रीद इन कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक बैलेंस चाहिए. आई मीन आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने इतनी ऑक्सीजन इनहेल कर ली है तो अब सारी की सारी अभी की अभी यूज कर लो. हो सकता है मैं बस बैठा हुआ हूँ सीट पे, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, देयर इज हार्डली एनी मेंटेनेंस व्हिच इज नीडेड एट दिस टाइम. तो उस पॉइंट पे आई डोंट नीड एनी ऑक्सीजन फॉर मेंटेनेंस वर्क. तो ये महाराज क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है.
And whenever body says, okay, now I'm going for a gym, I might need a lot of, oxygen. अब मैं रन करने जा रहा हूँ, तो कहता है ठीक है जाओ, क्या दिक्कत है? I have it, I'm doing it and I'm continuously taking in also. मेरे पास एक बहुत बड़ा सप्लाई भी है and I have tankers which are waiting to unload. आप जब बोलोगे मैं इसको खाली कर दूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. Yes, sir. हाँ, so that is how it happens. अब जो एक्सहेल ये पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी क्या टेंडेंसी है? ये एसिडिक, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो ब्लड है उसके अंदर आराम से मिक्स हो जाती है. Okay, sir. पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन होती है, जो भी वो ब्लड का पार्ट है, बट उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है. ब्लड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, एंड देयर इज समथिंग जो उसके अंदर प्लाज्मा मटेरियल, जिसको हम प्लाज्मा ही बोलते हैं, आई थिंक. या तो प्लाज्मा ही है, तो वो जो उसका बेस की तरीके से प्रोवाइड करता है, यानी पानी जैसा, तो उन सब से मिलके बना हुआ है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्पेशली, इट इज सॉल्युबल, वो उसमें मिल जाती है, घूम जाती है, यानी जब भी सेल्स ने उसको एक्सपेल किया, वो ब्लड में चले गई एंड इट इज डिसॉल्व. एंड ऑक्सीजन, अब क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस is through a blood stream which is connected to the lungs, alveoli sac. तो इसमें जो ब्लड, जितना भी ब्लड alveolar sac के पास जो ब्लड वेसल्स है उनमें होता है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर लेता है हमारा लंग, उसको निकाल लेते हैं डिफ्यूज करके. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, हर जगह डिफ्यूजन ही हो रहा है. प्लांट्स में भी यही हो रहा है. तो वहां एल्वेओलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है उसी में से, एंड दैट गेट्स एक्सपेल्ड आउट. तो बेसिक फंडामेंटल इज अराउंड दिस इटसेल्फ. यानी आप बोल सकते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में कैसे आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन किस तरीके से इनपुट होती है एल्वेओलर सैक, यानी इसके बाद हमारे विंड पाइप के बाद हमारे यू कैन से bronchioles, or bronchioles is made up of alveolar sac. Multiple, there is not, or alveoli is a single one. तो इसका ये क्या है, इनमें लार्ज सरफेस एरिया, दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड थ्रू डिफ्यूजन बेसिकली ये ऑक्सीजन का इनपुट हो जाता है इनके थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट बेसिकली. एंड यू कैन पुट इट इनटू वर्ड्स, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पे होता है ना. एंड इट इज काइंड ऑफ, दिस इज योर, यू कैन से द ट्री नेटवर्क जैसा होता है आपका. ये विंड पाइप आया, इसमें से एक मेन ब्रांच है जो इस लेफ्ट लंग, एक राइट लंग में गई, फिर ये टेपर हो गई एंड गेट फाइनर, फिर इसमें से भी कुछ स्टेम्स जैसे निकल गए. तो दिस इज प्रोबेबली अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा कि इवोल्यूशन ही है एक फंडामेंटल प्रोसेस. क्योंकि इफ यू लुक एट, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द लीव्स आल्सो. लीव्स में भी सारी चीजें ऐसे ही जा रही हैं, और ये फर्दर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली विच काइंड ऑफ आर कनेक्टेड विद, और हमारे लीव के केस में ये स्टोमेटापोर्स है. और ये आपकी डायफ्राम है. सिमिलर स्ट्रक्चर इज रिपीटेड ऑन द अदर साइड. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. मैंने कहा समझ में आया ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है? Yes, sir. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. नहीं सर, क्लियर हो गया. मतलब जो मुझे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए थे. क्लास में भी थोड़ा समझ आ गया था और अब सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए. ग्रेट. तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जो थियोरेटिकल आई थिंक बुक के अंदर भी दिए हुए हैं और पीछे भी दिए होंगे, एंड एनसी वो आपके एग्जाम्पलर से भी आप ट्राई कर सकते हो, और जो आपके पास सप्लीमेंट्री बुक है उससे भी आप ट्राई कर सकते हो. एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन टुमारो फॉर ऑल द डाउट्स व्हिच यू मे हैव ऑन दिस. ओके सर. चलेगा? यस सर. I think this pretty much covers the entire thing.
है ना? यस सर। आप जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कल लेके आओ एंड देन वी कैन एड्रेस देम ऑल्सो। ओके सर। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। ओके सर। ऑल राइट देन।